हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल विंग से कुड़ान। तो दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं 5 सेकंड के लिए साइड हटूंगा क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में वाइट बोर्ड बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाता है, दिखता नहीं कुछ। हाँ जी, तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और एक होगा जी क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो, पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको ऑथोराइज किया लॉ फ्रेम करने के लिए? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो दे आर बेसिकली व्हाट, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज। अब इनको जब भी कोई लॉ फ्रेम करना है तो इनको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है व्हाइल फ्रेमिंग दैट पॉलिसी और लॉ। और वो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस किसमें मेंशन्ड है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टेट वाइल फ्रेमिंग एनी पॉलिसी और लॉ हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स किसमें मेंशन्ड है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक, अब कौन कौन से आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से डील करते हैं? वो है आर्टिकल्स 36 टू 51। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल पार्ट 3 में आता था, और फ्रॉम आर्टिकल्स 12 टू 35। तो ये पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी, और ये कहां से कौन कौन से आर्टिकल्स में डील करते हैं? आर्टिकल्स 36 टू 51। अब हमने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या, नेगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे। मतलब वो स्टेट को रोकती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कि इससे क्या हो जाएगा, एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या वायलेट हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। किस पे? किस पे? स्टेट पे। बट डीपीएसपी क्या है? फंडामेंटल राइट्स का उल्टा, ये पॉजिटिव एप्लीकेशन स्टेट पे, कि स्टेट यू हैव टू डू दिस। क्या करने के लिए? इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। स्टेट यू हैव टू डू दिस, क्या करने के लिए? वेलफेयर करने के लिए। स्टेट यू हैव टू डू दिस ताकि इकोनॉमिकली सब क्या कर पाए? अपलिफ्ट हो पाए। स्टेट आपको ऐसा करना है ताकि सोशली सबकी अपलिफ्टमेंट हो पाए। तो बेसिकली ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं। किस पे? स्टेट पे। क्या? डीपीएसपी। अब फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या एस्टैब्लिश करता है? वेलफेयर स्टेट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जहां पे सोशली इकोनॉमिकली सबकी क्या हो पाए? अपलिफ्टमेंट हो पाए। किसके थ्रू? लॉ के थ्रू। और वो लॉ क्या फॉलो करेगा? प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा। और वही प्रिंसिपल मेंशन है डीपीएसपी में। कोई टेंशन तो नहीं। अब मैंने आपको बोला कि देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी जिसमें जितने भी मेंबर्स थे उनको क्या काम दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। बट वी गॉन थ्रू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े कंट्रीज के, और जो जो चीज हमें अच्छी लगी हमने क्या कर लिया? उसको बोरो कर लिया। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डीपीएसपी हमने किससे बोरो किया है? वो क्या? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको बोलते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये इंस्पिरेशन क्या रहा है? डीपीएसपी हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रहा है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कोई टेंशन तो नहीं। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 12 है उसके अंदर क्या मेंशन है? द डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ द स्टेट, कि स्टेट कौन। वैसे ही डीपीएसपी में आर्टिकल 36 का भी वही मीनिंग है। क्या? द डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ द स्टेट। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब बोलते प्रिंसिपल्स कौन से, क्या गाइडलाइन बेसिकली स्टेट को फॉलो करनी है? वो गाइडलाइंस बेसिकली ब्लेंड है। डीपीएसपी ब्लेंड है किसका? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का, उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स का, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का। अब इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आप देखोगे नियर अबाउट 8 आर्टिकल्स मेंशन्ड है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, नियर अबाउट
6 आर्टिकल्स मेंशन्ड है गांधीयन प्रिंसिपल्स में और मोर देन 7 आर्टिकल्स मेंशन्ड है सोशल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। तो आप इसको रट्टा मारना स्टार्ट करोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सिंपली आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, कौन सा आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, कौन सा आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल की बात कर रहा होगा या कौन सा आर्टिकल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा होगा। इट इज वेरी सिंपल। जैसे कि अब देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मतलब क्या है कि भाई सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंडर वही प्रिंसिपल्स आएंगे कि जो प्रिंसिपल्स इन इक्वालिटी को टर्मिनेट करने की बात करते हैं, जो प्रिंसिपल्स कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं करते। कैपिटलिज्म बेसिकली कैपिटलिज्म क्या, अगर आप शुरू में देखो जब कैपिटलिज्म आया था तो उसमें जो वर्कर्स होते थे, ठीक है, जो भी जिसे काम कराते उनकी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थी। 14 to 16 आवर्स काम करवाना उनसे, और कभी कभी उनको वेजेस भी नहीं देने, और वेजेस अगर होंगी बहुत मिनिमम वेजेस थी, तो उसमें वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थी। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंडर अगर किसी तरीके से वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो रही है तो वो प्रिंसिपल किसके अंडर आएगा? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर आएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको। वर्कर्स के पास ये राइट होना चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो पाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपने प्रोवाइड करना है। ये प्रिंसिपल्स किसमें? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। तो जब भी कोई प्रिंसिपल्स इनइक्वालिटी को टर्मिनेट करने की बात करे, इक्वल पे की बात करे, वेजेस की बात करे, ठीक है, वर्कर्स के बिहाफ में बात करे, ठीक है, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बिहाफ में बात करे, दैट इज बेसिकली व्हाट? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट इज गांधीयन प्रिंसिपल? गांधीयन प्रिंसिपल मतलब गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे। अब आप देखोगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी गांधी जी के बारे में पढ़ा तो आपको पता चलेगा गांधी जी ने बहुत सारी काम किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर आप देखोगे वो विलेजेस पे बहुत बिलीव करते थे। वो हमेशा इस पे होते थे कि भाई विलेजेस को एम्पावर करो। कैसे एम्पावर करो? पंचायत को रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, उनको फंड दो ताकि वो अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज कर पाए। इतना फंड प्रोवाइड करो कि वो अपने एरिया को क्या करें, एक अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। इंटॉक्सिकेंट्स के खिलाफ थे, हमेशा कहते थे कि भाई ये टॉक्सिकेशन, ये शराब, ये पीना बहुत गलत चीज है। उसके बाद किसकी बात है? अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन। कितनी बार सुना होगा आपने? बैकवर्ड क्लासेस, एसटी, एससीज, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमेशा बात करते थे गांधी जी। हमेशा कुछ ना कुछ कैंपेनिंग होती थी। उसके बाद स्लॉटरिंग ऑफ काउज, ये गांधीयन प्रिंसिपल से। तो अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गांधीयन प्रिंसिपल, तो अगर उसमें आप देखोगे जो प्रिंसिपल पंचायत की बात कर रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है, मिल्क कैटल की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, स्लॉटरिंग ऑफ काउज के अगेंस्ट जो क्या स्लॉटरिंग ऑफ काउज जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं, खत्म करने की बात कर, दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब नाउ व्हाट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स? देखो, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में कोई भी प्रिंसिपल जो बात कर रहा है जुडिशरी को लेजिस्लेटिव से सेपरेट करना है, दैट इज व्हाट? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, दैट इज व्हाट? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। क्लीन इन्वायरमेंट की बात हो रही है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। वर्ल्ड पीस की बात हो रही है, दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार आपके पास जो भी बुक पढ़ी होगी पॉलिटी के रिलेटेड, तरुण गोयल हो, ल्यूसेंट हो या किसी लक्ष्मीकांत, आप खोलना तो आपको इजीली ये जो मैंने समझाया आपको आराम से वहां दिख जाएगा। तो आप इजीली डिमार्केट कर पाओगे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से, लिबरल कौन से, इंटेलेक्चुअल गांधीयन कौन से। ऐसे डायरेक्ट रट्टा मारोगे, क्राइम करोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला। बट आप याद रखना, हमने 5 प्रिंसिपल्स और ऐड किए डीपीएसपीज में। कितने? 5 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से अमेंडमेंट से? एक है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और एक है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जब हुआ था तो हमने 4 डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऐड किए थे।
3 डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स हमने ऐड किए थे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, और एक ऐड किया था हमने लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। और जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ था, उसमें हमने एक प्रिंसिपल ऐड किया था, दैट इज आर्टिकल 38, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 38। तो आपको इतना याद रखने की जरूरत है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्या फंडामेंटल राइट्स की तरह डीपीएसपीज जस्टिसेबल हैं? नहीं, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। मतलब क्या है कि अगर स्टेट कोई पॉलिसी बना रही है तो वाइल इंप्लीमेंटिंग दैट पॉलिसी अगर उसने उस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो आप कोर्ट पे केस नहीं कर सकते, जाके ये पिटीशन फाइल नहीं कर सकते भाई इन्होंने क्या नहीं किया, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी बोला है अंडर आर्टिकल 37 दैट डीपीएसपी क्या है, अनजस्टिसेबल या नॉन जस्टिसेबल नेचर है। बट इसके साथ साथ आर्टिकल 37 ये भी बोलता है दैट इट इज फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल इन व्हाट सेंस कि मतलब जब भी गवर्नमेंट को कुछ लॉ बनाने तो उनको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही करने, अगर नहीं किए तो नॉन जस्टिसेबल नेचर है। लेकिन आर्टिकल 37 ये बोलता है दैट इट इज फंडामेंटल इन व्हाट, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, तो ये कुछ था डीपीएसपी के बारे में, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी थोड़ा ज्यादा बता दिया। ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज में, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में बेसिकली बात क्या हो रही है, आप अगर देखोगे ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट नहीं की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये आई है 1976 में। ठीक है, 1976 में तब गवर्नमेंट कौन सी थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, उस कमेटी का जो चेयरमैन था उनका नाम था स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह कमेटी नाम पड़ गया उसका। उस स्वर्ण सिंह कमेटी को यह बोला गया कि भाई हमने सिटीजन्स को तो सिटीजन्स के राइट के बारे में पता है, बट उनको यह बताना कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें सजेस्ट करें, आप हमें सजेस्ट करें कि वो ड्यूटीज क्या रहेंगी, आप हमें सजेस्ट करें वो ड्यूटीज क्या रहेंगी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के अच्छा जितने भी इसने मेंशन किया, जो भी रिकमेंड किया है, इंटायरली वही क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ चीजें जो स्वर्ण सिंह कमेटी में थे वो एक्सेप्ट किए थे, पूरा का पूरा जो रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करवाया 1976, उससे फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, और इस अमेंडमेंट से एक नया पार्ट ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका नाम है पार्ट 4th ए, कैपिटल ए, पार्ट 4th कैपिटल ए। और इस पार्ट 4th कैपिटल ए में एक ही आर्टिकल ऐड किया गया, उस आर्टिकल का नाम था 51A। और इस आर्टिकल के अंडर ओरिजिनली जब 1976 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, तो तब कितनी ड्यूटीज थी, 10। अभी प्रेजेंटली आप देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11th। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई थी बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो टोटल कितनी ड्यूटीज अब हमारी होगी जी, 11 ड्यूटीज होगी। अब जैसे मैंने डीपीएसपी का आपको बताया कि हम किससे इंस्पायर हुए, डीपीएसपी को लेके क्या फॉलो किया हमने, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होते, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही हम फंडामेंटल ड्यूटीज में किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होते, अर्स्ट वाइल यूएसएसआर। देखो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों करवा रहा हूं कि आइडिया कहां से आया इसका, क्योंकि आपको शायद अकाउंट असिस्टेंट में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, अकाउंट असिस्टेंट में आपको ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे कि भाई मैच द फॉलोइंग, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, फंडामेंटल राइट्स दे दिए, डीपीएसपी दे दिया, ठीक है, और भी आपको 3-4 चीजें, इसको मैच करो। तो ये आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। कोई तो मुझे ये भी कमेंट कर रहा था कि फंडामेंटल राइट्स आपके सिलेबस में, आप एक बार वापस सिलेबस देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्लियर कट वहां पे लिखा हुआ है। तो ये आप निगलेक्ट कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, जिसको सिलेबस का क्लियर है एक बार वापस जाके जेकेएसएसबी की वेबसाइट से जाके सिलेबस को डाउनलोड कर ले। आपको समझ आया कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई, इनकॉर्पोरेट करी गई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में। किसके गवर्नमेंट के टाइम पे, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे। अच्छा, कौन से पार्ट में डाला गया, पार्ट 4th कैपिटल ए। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A आर्टिकल।
आर्टिकल 51 ए के अंडर अगर देखोगे ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, सॉरी ड्यूटीज थी 10 थी। 11 ड्यूटी कब ऐड करी गई? 2002 में बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब क्या फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल हैं, जस्टिसेबल है? नहीं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, पहले तो हम क्लियर करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ये हैं कि इसमें 10 ड्यूटीज जो मेंशन्ड है, तो अगर आप देखोगे तो आपको उसमें बताया जाएगा कि यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, आपको रिस्पेक्ट देनी है। किसको? नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट कैसे देनी है? आपको खड़ा होना है, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी है। उसके बाद जो भी आपके फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल किया, किसके लिए? फ्रीडम के लिए, उनके आइडियाज को हमेशा चेरिश करो, एंजॉय करो, अपने अंदर रखो, समझो उनको। कंट्री की यूनिटी, कंट्री की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखो, सॉवरेनिटी को हमेशा अपहोल्ड करके रखो। कंट्री को जब भी आपकी जरूरत है, जब भी नेशनल सर्विस की जरूरत है, तो आप हमेशा तैयार रहें उस सर्विस के लिए, जब भी आपको बुलाया जाए। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। आपने अपने फॉरेस्ट को बचाना है, आपने अपने रिवर्स को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। लेक्स को साफ रखना है, आपको वायलेंस नहीं करना है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टीज को बचाना है। जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं आपने उनको बचा के रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, ना कि उसके दीवार में जाके दिल बना दिया, हार्ट बना दिया, बीच में तीर निकाल दिया, वैसा नहीं करना। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक, तो आपको एक क्लियर फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बता दी ऐसी हैं। ठीक, तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा, डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमने पढ़ लिया। कोई भी और अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप मुझे जरूर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं पंचायत के रिलेटेड। ठीक है, वो हमारा शायद लास्ट टॉपिक रहेगा किसका? इंडियन पॉलिटी का। तो उसके बाद आई विल ट्राई टू स्टार्ट ये जियोग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेट है वहाँ पे, तो उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।